इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 3,87,00,000 रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है। ये कार्रवाई में सर संतोष कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ की गई है। मामला लातेहार के लुकैया मोड़ पर माओवादियों के हमले से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी ने अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान कई आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिससे टेरर फंडिंग नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। और लातेहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर और 20 लाख रुपए का इनामी नक्सली रविंद्र गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविंद्र गंझू कई पुलिसकर्मियों की हत्या और चर्चित चंदवा पीसीआर वैन हमले का मुख्य आरोपी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, जबकि उसकी पत्नी लीलावती देवी ने गिरफ्तारी की बात स्वीकार की है। पुलिस की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। और रांची के डोरंडा में एक्टिव नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 160 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नगद 58,000 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक भुइया, नरेश कुमार, महेश कुमार और संदीप कुमार दांगी शामिल है। संदीप कुमार दांगी की इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड था, जो पहले युवा को नशे के दलदल में धकेलता था और फिर उन्हें ही पैडलर बना नशे का गोरख धंधा चलाता था। पुलिस को स्पेशल ब्रांच की तरफ से भी इनके खिलाफ इनपुट मिले थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो कि 27 वर्ष के हैं। पिता चतलाल दांगी ये किराए के मकान में रहते थे और ये ओरिजिनली रहने वाले हैं इटखोरी के, और इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है। तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर की जो है पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल स्थित ऐतिहासिक लाल कोठी और उसके आसपास रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। रेलवे प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रेलवे भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए 7 लोगों की पहचान की और उन्हें मौके पर ही नोटिस जारी किया और सभी से 7 दिन में अवैध निर्माण, कब्जे और अन्य सामग्री हटाकर रेलवे की भूमि खाली करने को कहा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर रेलवे प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रिंस खान के गुर्गों ने धमकी दी है। आदिवासी नेत्री निशा भगत को ये धमकी दी है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बता दें, साइबर थाने में निशा भगत ने आवेदन दिया है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी हुई निशा भगत को अचानक से धमकी मिलती है और इस पूरे मामले को लेकर अब वो एसटीएससी थाने पहुंची है। वजह क्या है, इन्हें किन लोगों के द्वारा धमकी गई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किन के द्वारा सोशल मीडिया पर आपको धमकी? लगातार धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा मुझे दी जा रही थी और मुसलमानों के द्वारा भी कई धमकियां दी जा रही थी, लेकिन ऐसा भयावह आज मुझे सुबह में इमरान किंग के द्वारा दिया गया धमकी, जो कि अपने आप को बता रहा है प्रिंस खान का गैंग का अपना परिचय दे रहा है और 5 लाख का मुझ पे फिरौती का मांग किया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर आप एसटीएससी थाने पहुंचे? इस मुद्दे को लेकर के मैं साइबर क्राइम का थाना पहुंची हूं, जो कि एसटीएससी थाना के जस्ट बगल में है, और मैं इस प्रशासन से गुहार लगाने आई हूं कि जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उनको, और
सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुरक्षा जी। तो खास तौर से मैम लगातार आप डिलिस्टिंग के मुद्दे पर हावी रही हैं, इन मुद्दों को उठाया है जी। क्या कुछ लगता है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? क्या वाकई प्रिंस खान जैसे जो अपराधी है वो भी देखिए, ये जांच का विषय है। ये मैं नहीं कह सकती कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि लगातार मुझे कई धमकियां मिलते रहती हैं और ऐसे में उनका नाम लेकर के, एक गैंगस्टर का नाम लेकर के उन्होंने जो मुझे धमकाया है, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी कि इसके पीछे कौन है। देख सकते हैं साइबर थाने पहुंची हैं निशा भगत और यहाँ पर वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगी और इस पूरे विषय पर अपनी बातों को रखकर और सुरक्षा की गुहार लगा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। खबर गोड्डा से है, जहां बंगाल ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह तक पहुंचते हुए एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 जुलाई को 3 हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान में घुसकर हथियार के बल पर नकदी और जेवरात लूटे थे। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की थी। उसी दिन आधा 1 घंटा पहले रेकी किया, मतलब घटना 8 बजे हुआ है तो 6 से बज के शाम सेलेक्टिव पॉइंट नहीं था। हाँ, कोई सेलेक्टिव नहीं था। 6 से 8 बजे तक उन्होंने पहले रेकी किया कि कौन इजी टारगेट है, कहां से हम निकल सकते। लोहरदगा शहर के पतराटोली स्थित बिजली कार्यालय के पास धीरेन्द्र सिंह के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। खाली मकान का फायदा उठाकर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। सोने चांदी के जेवरात और करीब 1 लाख रुपए नकद की भी चोरी कर ली। पीड़ित परिवार ने लोहरदगा सदर थाना में लिखित आवेदन देकर चोरी किए गए सामानों की बरामदगी और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे घर में हम दो तारीख को बाहर गए थे अपना हस्बैंड को लेके, अचानक सीरियस हो गए थे। 2 जुलाई को लेकर के गए थे और कल हम आए सर 12 जुलाई को। 12 जुलाई को आए, उस बीच में हम अपना गेट खोलें तो देखे कि मतलब चोरों ने सारा चीज यहाँ से लेकर के चले गए हैं। खबर हजारीबाग से, जहां सदर अंचल कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। सांसद मनीष जायसवाल ने अंचल पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद का कहना है कि नियम को ताक पर रखकर विशेष संस्थान को जिला प्रशासन मदद कर रही है। इस दौरान एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई कर उसे घायल कर दिया गया। सांसद का कहना है कि एक विशेष समुदाय को मदद पहुंचाने के लिए जबरन जमीन कब्जा कराया जा रहा है। यही नहीं, सर्वे के रास्ते को भी विशेष समुदाय द्वारा बंद कर दिया गया है। पीड़ित ने कहा कि सीओ ने फोर्स के साथ पहुंचकर मारपीट की। इस पर अंचल अधिकारी ने मारपीट और धक्का मुक्की के आरोपों को निराधार बताया है। ब्लॉक कार्यालय और पुलिस जबरदस्ती उनके साथ जो है जाकर के मारपीट करके किसी और को जमीन देना चाह रहे हैं। उसी क्रम में ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 68-70 साल के होंगे, पुलिस से रिटायर्ड है, यहाँ पीटीसी में काम करते थे, पुलिस में रिटायर्ड है। इनका हाथ भी उसी धक्का मुक्की में टूट गया। धक्का मुक्की आपसी कुछ नहीं हुआ। क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फोन आया है, तो उस फोन को संतुष्ट करने के लिए सीओ साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहां गया, जबकि दूसरा पार्टी वहां उपलब्ध नहीं था। यहाँ सांसद महोदय लाए, लेकिन सर जमीन पर हमारा बेटा बोला कि हम नहीं जा सकते, आप जाइए। गए, हम था सब कुछ, पूरे समाज के लोग बैठे होंगे। इसी बीच सीओ साहब आए, बड़ा हलल जो हमको बोले कि पेपर लाओ। हम कि सर कितना बार पेपर थाना में हम लोग जमा कर चुके और कहिएगा हम लेके जाएंगे, लेकिन हम ही को क्यों मांगते हैं आप, अगला को क्यों नहीं मांगते हैं। इतना ही हथुआ पकड़ के आंख दिए, पटक दिए। ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़वा में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा बाउंड्री का कार्य किया जा रहा था, तो उनका शायद पहले से वहाँ बाउंड्री था, तो कुछ डैमेज पोर्शन में अपना बाउंड्री कर रहे थे। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि जैसा हम लोग को लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, जो कार्य कर रहे हैं लोग तो ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। वही मैं और पुलिस फोर्स के साथ गया था वहाँ पर, ताकि वहाँ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो सके। रांची में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक
आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 9 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन सौंपा है। आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने, बीएलओ की कार्यप्रणाली में सुधार और बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी शिकायतों वाले क्षेत्रों में जल्द सुधार का भरोसा दिलाया है। पहलू को जब उजागर में किया था तो रांची के जो उपायुक्त महोदय हैं वो स्वतः संज्ञान में लेकर के और उन्होंने जो सारे संबंधित पदाधिकारियों को जो उन्होंने आदेश किया, निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में भी कार्य की प्रगति 3-4 दिनों में बढ़ी है। और हमको लगता है कि रांची के जो उपायुक्त महोदय हैं उनका जो कार्यशैली रहा है और उन्होंने जो वादा किया है चुनाव आयोग से, निश्चित तौर पर समय सीमा पर एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। ग्रामीण एरिया मतलब बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे उन लोगों का ऑलमोस्ट 95% 98% तक काम कंप्लीट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटाइजेशन भी 32% तक हो चुका है उसको। इसलिए कहाँ पर भी इसी शिकायत आ रही है वहां पर तो हम लोग कार्रवाई करके बोल रहे हैं, अपने बूथ घर घर जाके भी उसका संपर्क करके करा लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी हफ्ता में उसका कर लेगा। फिर भी कहाँ 1-2 जगह पर उसी का कुछ बीएलओ पैसा ले रहा करके एक शिकायत आई थी। आपका एक धनबाद में आया था, 1-2 गढ़वा में आए थे। वो दोनों जहां पर उसी का सेवा समाप्त करने के लिए बोल दे, केवल बीएलओ का काम में नहीं, उनका मूल पोस्टिंग कहां पर है उससे भी उनका डिसमिस करने के लिए कार्रवाई करने के लिए बोल दे, ताकि उसमें कमीशन का डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, उसमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए। रामगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। रामगढ़ और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्रों में 90% से अधिक एसआईआर फॉर्म का वितरण मतदाताओं के बीच किया जा चुका है, जबकि 50% से ज्यादा फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो गया है। प्रशासन ने सभी बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया है और निगरानी के लिए विशेष सेल भी बनाए गए हैं। धीमी प्रगति वाले बूथों को चिन्हित कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ बूथ जहां पे धीमी प्रगति है उनको चिन्हित करके हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को भी टैग किया है। लगभग 10-10 बूथ सभी सीनियर ऑफिसर्स को दिए गए हैं और वो भी अपने डायरेक्शन में इन बूथ्स में सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम लोग आगामी जो दिन है उसमें और प्रगति बेहतर करेंगे। इसमें रामगढ़ जिले में एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी आई है। 90% फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है, जबकि 50% फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। इसको लेकर के लगातार रामगढ़ के डीसी ऋतुराज यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ ही बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले में बड़कागांव क्षेत्र में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये एसआईआर की प्रक्रिया 29 जुलाई तक की जाएगी। ऐसे में आम मतदाताओं से भी अपील की जा रही है कि वे अपने अपने बूथ पर जाकर के बीएलओ से मिल करके एसआईआर फॉर्म को जल्द से जल्द भरकर जमा करें, ताकि उनका नाम जो है मतदाता सूची में सही से आ सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। इन सबके बीच सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसे सभी दल के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधि के साथ समन्वय पर काम करने पर जोर दिया। अधिकारी ने झारखंड के सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक बुलाई थी और ये लगातार बैठक हो रहा है, हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हो रहा है। एसआईआर ही मेन विषय है। बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं कि नहीं, बीएलए2 सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को कहाँ कठिनाई आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, किसी को क्या दिक्कत हो रहा है। कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल को तो कोई नाम कार्यकर्ता को तो नहीं हटा रहा है, कोई जुड़वा तो नहीं रहा है। ये व्यापक विषय को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। भाजपा की ओर से भी मैं उपस्थित था। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर जमशेदपुर में संभावित हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर आयोजित इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपदा राहत एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया।
मॉक ड्रिल के जरिए ये परखा गया कि किसी आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्य कितनी तेजी से और समन्वय के साथ किया जा सकता है। हमला को लेकर के कैसे हमारा रेस्क्यू होगा, इसी के विषय में एक मॉक ड्रिल किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये निर्देश किया गया था कि सभी जिलों में इस प्रकार का मॉक ड्रिल किया जाए, जिसमें हम लोग आज जमशेदपुर जिले में ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे इस भवन में ऐसा हम लोग माने थे कि यहाँ पे एक हवाई हमला हुआ है, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको छत के रास्ते से, सीढ़ी चूंकि ब्लॉक हो चुका था तो छत के रास्ते से उनको उतारा गया है। आपदा प्रबंधन जो कि एक गंभीर विषय है, इस मामले में सिविल डिफेंस की टीम, प्रशासन, पुलिस सबके द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की गंभीर परिस्थिति में जिला का किस प्रकार का रेस्पॉन्स रहना चाहिए ये दिखाया गया और बड़ी ही कुशलता और एक स्किल्ड तरीके से ये कार्य भी किया गया। देखिए, हम लोग को जैसा हर देश में भी युद्ध का वातावरण है, तो कभी भी जैसे इंडिया पाकिस्तान अभी बीच में हुआ था, सिंदूर हुआ था ऑपरेशन, कभी भी कहीं भी हो सकता है अटैक। और चूँकि हमारा जमशेदपुर जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है, तो इसलिए हमारा सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर हैं ऑलवेज रेडी रहते हैं हर कंडीशन के लिए। रिम्स में आगजनी और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से एक व्यापक संयुक्त फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर DK सिन्हा की पहल पर आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल का संचालन रिम्स सुरक्षा व्यवस्था में तैनात SP वाहिनी के समादेष्टा कर्नल JK सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसमें रिम्स प्रशासन, झारखंड अग्निशमन सेवा, रांची नगर निगम ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभ्यास के दौरान 4 अलग अलग आपातकालीन परिस्थितियों का प्रदर्शन किया गया। गुमला से सामने आई ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और कानून दोनों को कटघरे में खड़ा करने वाला मामला है। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात होती है, लेकिन आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बैठा दी जाती है। आरोपी पर जुर्माना लगाकर मामला दबाने की कोशिश होती है और उसी दौरान शराब मांस की पार्टी किए जाने का भी आरोप है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। गुमला शर्मसार, पंचायत पर सवाल। जब 20,000 में हुआ इंसाफ का सौदा, पंचायत ने कानून का बनाया मजाक। दुष्कर्म के आरोपी को बचाने की साजिश, पुलिस पहुंची तो खुला पूरा खेल। बड़ा सवाल, क्या पंचायत कानून से बड़ी हो गई है? 3 साल की मासूम जिसे खिलाने के बहाने घर से ले जाया गया और फिर उसके साथ हुई दरिंदगी। जब बच्ची खून से लथपथ रोती हुई मिली तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जी हां, गुमला से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बैठा दी गई। आरोप है कि पंचायत ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर मामला गांव में ही निपटाने की कोशिश की। आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी से मौके पर मिले 20,000 रुपए से कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी भी कर ली, यानी मासूम की चीखों पर जश्न मनाया गया। अगर गांव का एक युवक हिम्मत नहीं दिखाता तो शायद ये मामला कभी पुलिस तक पहुंचता ही नहीं। सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस गांव पहुंची, आरोपी सुनील लोहरा को मौके से गिरफ्तार किया और पीड़िता की मां के बयान पर FIR दर्ज कर ली। अब पुलिस सिर्फ दुष्कर्म की वारदात ही नहीं बल्कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की भी जांच कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत के किन किन लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं। का विषय है, जांच में सारे बिंदु पर हम लोग करेंगे और जो भी जांच में जो भी इस मतलब ये दुष्कर्म के प्रक्रिया में जो भी सामने आएंगे उस पर हम लोग एकदम कठिन से कठिन सजा दिलवाने संबंधी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
दुष्कर्म पर फैसला अदालत करेगी या पंचायत? क्या आरोपी के साथ साथ उसे बचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी? क्या ये सिर्फ एक अपराध नहीं, न्याय व्यवस्था को चुनौती भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे फैसले अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ाते? दुष्कर्म कानून की नजर में गैर समझौता योग्य अपराध है। ऐसे में अगर किसी ने मामले को दबाने या समझौते की कोशिश की है तो उसकी भूमिका की जांच भी उतनी ही जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस की जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है और कानून के दायरे में कौन कौन आता है। आज गुमला के जो भागरा प्रखंड में जो घटना घटी है, उससे पूरे गुमला में कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस पर मामले पर छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जो भी आरोपी इसके पीछे होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला।